आज हम आधुनिकता के उदय की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उदय मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 विक्रमी सन 1843 ईस्वी से माना है। प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। सन 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। भले ही इस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने विद्रोह कहकर कुचल दिया, किंतु इससे देश में नवचेतना जागृत हुई। अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये ने देश की मनीषा को झकझोर दिया और कवियों को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि वे देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई बुराई के बारे में बतावें। भारतेंदु जी ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना, गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए ब्रिटिश संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में ही आधुनिक काल के साहित्य को देखा परखा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित किया था। 1856 ईस्वी में अवध को अपने अधिकार में ले लिया। उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर देशी राजाओं ने 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया, जिससे लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने इसी कारण राजभक्ति एवं देश हित का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया। भारतेंदु भी यह कहने को बाध्य हुए कि अंग्रेजों की राज में सुख के साज हैं, किंतु भारत का धन विदेशों में जा रहा है। इतना तो अवश्य हुआ कि साहित्य मानव के सुख दुख से पहली बार जुड़ा, जिसका पूरा अभाव रीतिकाल में था। मुगलों एवं अंग्रेजों में एक मौलिक अंतर था। मुस्लिम शासक सामंती व्यवस्था के पक्षधर थे, जबकि अंग्रेज विशुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक थे। वे व्यापारी पहले थे, शासक बाद में। उनकी नीतियां भी इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बनाई गईं। चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। उनकी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध ना था। हर गांव में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली आदि सेवक जातियां थीं। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं कर सकता था। भारत के नगर 3 प्रकार के थे: राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक महत्व के नगर और व्यापारिक नगर। नगरों में बनने वाली वस्तुओं, रत्न जटित आभूषणों, सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की मीनाकारी आदि से ग्रामीण जनता को कुछ लेना देना ना था। राजा सामंत श्रेष्ठियों में इन वस्तुओं की खपत होती थी। गांव का कुटीर उद्योग अलग ढंग का था, जो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के उद्योग धंधों एवं कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया। गांधी जी का चरखा आंदोलन बहुत कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कुटीर उद्योग को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास था। यह हमें स्मरण रखना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा प्रारंभ की, जिसे बाद में बम्बई, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। सन 1820 में टॉमस रो ने जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया, जिससे जमींदारी और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। खेत व्यक्तिगत संपत्ति बन गए थे, अतः खेती का व्यवसायीकरण होना स्वाभाविक था। किसानों की हालत खराब थी। वे सरकारी माल गुजारी अदा करने तथा ऋण अदायगी की चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते थे। परिणामतः महाजनी चंगुल में फंसते जा रहे थे। आधुनिक काल का साहित्य उनकी इस दुर्दशा का चित्रण करने की ओर प्रवृत्त हुआ। प्रेमचंद का गोदान इसी पृष्ठभूमि में रचा गया। नई अर्थव्यवस्था ने पारस्परिक संबंधों को जटिल बना दिया।